everyone, welcome to Golu Moral Tunes. We have great stories for you. बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। ये गांव चारों ओर फैले हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। सुबह होते ही गांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती थी और किसान खेतों की ओर निकल पड़ते थे। उसी गांव में हरिराम नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। हरिराम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके अपनी थोड़ी सी जमीन और एक अच्छा घर बनाया था। हरिराम के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था शंकर, मंझले बेटे का नाम था माधव और सबसे छोटे बेटे का नाम था किशन। तीनों भाई बचपन में तो बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनके स्वभाव भी बदलते गए। शंकर थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का था। माधव हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन सबसे छोटा किशन बहुत सीधा और दयालु स्वभाव का था। गाँव के लोग अक्सर कहते थे, हरिराम का छोटा बेटा किशन बहुत नेक दिल है, ऐसा लड़का हर घर में होना चाहिए। समय बीतता गया। तीनों बेटों की शादी हो गई और वे अपने अपने परिवार के साथ उसी घर में रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक हरिराम बहुत बीमार पड़ गया। एक शाम हरिराम ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेटो, अब शायद मेरा समय पूरा होने वाला है। ये सुनते ही किशन की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हरिराम हल्के से मुस्कुराया। बेटा, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में होते हैं। मेरे बाद तुम तीनों मिलजुल कर रहना, कभी आपस में लड़ाई मत करना। तीनों भाइयों ने सिर हिला दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद हरिराम इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। पिताजी के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक दिन बड़े भाई शंकर ने दोनों भाइयों को आंगन में बुलाया। शंकर बोला, अब हमें पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। माधव तुरंत बोला, भैया आप सबसे बड़े हैं, जैसा आप ठीक समझें वही कर दीजिए। किशन ने भी सिर झुका दिया। मुझे भी आपका फैसला मंजूर है भैया। शंकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असल में वो पहले से ही सब कुछ सोच चुका था। वो बोला, सबसे पहले खेतों का बंटवारा करते हैं। तीनों भाई खेतों की ओर चल पड़े। उनके पास 2 बड़े खेत थे और बीच में एक लंबी मिट्टी की मेड़ बनी हुई थी। शंकर ने खेतों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हमारे पास 2 खेत हैं और हम 3 भाई हैं। तो फिर कैसे बांटेंगे भैया? शंकर थोड़ी देर सोचने का नाटक करने लगा, फिर बोला, एक खेत मेरा होगा, एक खेत माधव का और जो बीच की मेड़ है वो किशन की। माधव तुरंत खुश होकर बोला, वाह भैया, क्या बढ़िया फैसला किया आपने। किशन कुछ देर चुप रहा। उसने खेतों को देखा, फिर अपने भाइयों को देखा, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। धीरे से बोला, तो अगर आप दोनों को यही ठीक लगता है तो मुझे भी मंजूर है। शंकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। खेतों के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। वो पेड़ हरिराम ने अपने हाथों से लगाया था। हर साल उस पर ढेर सारे मीठे आम लगते थे। शंकर ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, अब इस पेड़ का भी बंटवारा कर लेते हैं। माधव बोला, लेकिन एक पेड़ को 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? शंकर बोला, इस पेड़ की 2 बड़ी डालियां हैं और एक जड़। तो फिर शंकर बोला, एक डाल मेरी, एक डाल माधव की और जड़ किशन की। माधव फिर खुश हो गया। तो फिर बहुत अच्छा भैया। किशन ने फिर वही कहा। ठीक है भैया। अब तीनों भाई घर लौट आए। घर बड़ा था, उसमें 4 कमरे और ऊपर एक छत थी। शंकर बोला, घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे मेरे होंगे और 2 माधव के। किशन ने पूछा, और मेरा हिस्सा? शंकर बोला, तुम्हारा हिस्सा छत है। किशन चौंक गया। छत? माधव हंसते हुए बोला, हाँ भाई, छत भी तो घर का हिस्सा है। किशन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस बोला, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे मंजूर है। किशन घर के अंदर जाने लगा, तभी शंकर ने उसे रोक लिया। रुको, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा हिस्सा तो छत है, इसलिए तुम अंदर नहीं रह सकते। किशन घबरा गया। भैया, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? माधव बोला, जब बंटवारा हो रहा था तब सोचना चाहिए था। किशन की पत्नी गौरी बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शंकर गुस्से में बोला, चलो निकलो यहाँ से। दोनों भाइयों ने किशन और गौरी को घर से बाहर निकाल दिया। किशन और गौरी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वहीं उन्होंने लकड़ियों और घास से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रात हो चुकी थी। गौरी उदास होकर बोली, हमारा अपना घर था, फिर भी आज हम बेघर हो गए। किशन ने गहरी सांस ली। शायद यही हमारी किस्मत है। गौरी बोली, नहीं, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी भगवान गरीबों को छोटे रूप में बड़ा अवसर देते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी में अब किशन और उसकी पत्नी गौरी रहने लगे थे। झोपड़ी बहुत साधारण थी। कुछ लकड़ियाँ, सूखी घास और ऊपर से मिट्टी की परत। बारिश आती तो पानी अंदर टपकने लगता और गर्मी में झोपड़ी तंदूर जैसी गर्म हो जाती। फिर भी किशन ने कभी शिकायत नहीं की।
एक रात दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। गौरी धीरे से बोली। सुनिए, क्या आपको कभी अपने भाइयों पर गुस्सा नहीं आता? किशन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। गुस्सा आता है, लेकिन वे मेरे भाई हैं। गौरी ने गहरी सांस ली। भाई वो होते हैं जो साथ दे, जो अपने ही भाई को घर से निकाल दे। उसे क्या भाई कहा जा सकता है? किशन ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद गौरी बोली। लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान देर से न्याय करते हैं, पर करते जरूर हैं। तुम सच में बहुत समझदार हो। यह तो बस शुरुआत है। अब क्या होगा? याद है उस पेड़ की जड़ किसे मिली थी? मुझे। तो फिर उस जड़ के साथ क्या करना है, यह भी तुम ही तय करोगे। उधर शंकर और माधव के खेत सूखने लगे थे। उनकी उम्मीद अब सिर्फ आम के पेड़ पर टिकी हुई थी। उन्हें लगता था कि जब आम पकेंगे तो वे उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जल्द ही उनकी वो उम्मीद भी खत्म होने वाली है। और फिर शुरू होगा एक ऐसा घटनाक्रम जो पूरे गांव को हिला देगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी। झोपड़ी के अंदर किशन और गौरी चूल्हे के पास बैठे थे। किशन सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गौरी से पूछा। तुमने कहा था कि अभी तो शुरुआत है, अब आगे क्या होगा? गौरी मुस्कुराई। अब वही होगा जो न्याय के लिए जरूरी है। किशन ने पूछा। तुम्हारा मतलब आम के पेड़ से है? हाँ, याद है उस पेड़ की जड़ किसे मिली थी? मुझे। तो जड़ तुम्हारी है, और जड़ के बिना पेड़ का क्या मतलब? किशन की आंखें फैल गईं। तुम क्या कहना चाहती हो? आज रात हम उस पेड़ की जड़ काट देंगे। लेकिन इससे तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। और उस पेड़ की डालियां किसकी हैं? ठीक है। तो फिर उन्हें समझ आ जाएगा कि किसी का हक छीनने का क्या परिणाम होता है। किशन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाया। जैसा तुम कहो। आधी रात के बाद दोनों चुपचाप झोपड़ी से निकले। किशन के हाथ में कुल्हाड़ी थी। चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। वे खेतों के पास पहुंचे जहां वो बड़ा आम का पेड़ खड़ा था। पेड़ पर कच्चे आम लटक रहे थे। गौरी ने पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया। यही है हमारा हिस्सा। किशन ने कुल्हाड़ी उठाई। कुछ पल के लिए वो रुका। उसे अपने पिता की याद आ गई जिन्होंने ये पेड़ लगाया था, लेकिन फिर उसे अपने भाइयों का अन्याय याद आया। उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। ठक ठक ठक। कुछ ही देर में जड़ कमजोर होने लगी। फिर एक जोरदार आवाज के साथ पूरा पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही तेज आवाज हुई। शंकर और माधव भी आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जमीन पर गिरे आम के पेड़ को देखा, उनके होश उड़ गए। माधव चिल्लाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शंकर की नजर किशन पर पड़ी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। शंकर गुस्से से कांपने लगा। तो ये सब तूने किया है? किशन शांत खड़ा रहा। हाँ, हमने किया है। माधव चिल्लाया। तुमने हमारा पेड़ काट दिया। पेड़ की जड़ हमारी थी। शंकर गुस्से में बोला। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। माधव बोला। चलो इन्हें राजा के पास ले चलते हैं, वहीं फैसला होगा। और सुबह होते ही उन्हें राजा के दरबार में ले जाया गया। सूरजपुर राज्य का राजा वीर प्रताप बहुत न्यायप्रिय शासक था। उसके दरबार में दूर दूर से लोग न्याय पाने आते थे। उस दिन भी दरबार में कई लोग मौजूद थे। शंकर और माधव ने किशन और गौरी को दरबार के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा, क्या मामला है? शंकर ने झुककर कहा, महाराज, इसने हमारा आम का पेड़ काट दिया है, हमें न्याय चाहिए। राजा ने किशन की ओर देखा। क्या ये सच है? किशन ने शांत स्वर में कहा, जी महाराज, पेड़ मैंने ही काटा है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों किया? गौरी आगे बढ़ी। महाराज, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। राजा ने सिर हिलाया। बताओ। गौरी ने शुरू से सारी बात बताई। कैसे पिता की मृत्यु के बाद बंटवारा हुआ, कैसे खेत और घर बांटे गए, कैसे किशन को सिर्फ पेड़ की जड़ और छत दी गई, और कैसे उन्हें घर से निकाल दिया गया। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर हैरान रह गए। राजा ने शंकर और माधव की ओर देखा। क्या ये सच है? दोनों भाई चुप हो गए। राजा ने फिर पूछा, क्या पेड़ की जड़ सच में किशन के हिस्से में आई थी? माधव धीरे से बोला, जी। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, फिर अगर जड़ उसकी थी तो वो उसके साथ जो चाहे कर सकता था। शंकर घबरा गया। लेकिन महाराज, उससे हमारा पेड़ गिर गया। राजा ने कहा, जब तुमने बंटवारा किया था तब ये क्यों नहीं सोचा? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जिस बंटवारे में अन्याय हो वो बंटवारा मान्य नहीं होता। इसलिए मैं नया फैसला सुनाता हूँ। तीनों भाइयों की संपत्ति फिर से बराबर बांटी जाएगी। तीनों को बराबर खेत मिलेंगे, घर के कमरे बराबर मिलेंगे, और बाकी संपत्ति भी बराबर बांटी जाएगी। और याद रखो, जो अपने ही भाई के साथ अन्याय करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से बंटवारा हुआ। इस बार तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिला। किशन और गौरी को भी अपना घर मिल गया। गांव के लोग गौरी की बुद्धि की तारीफ करने लगे। एक दिन शंकर और माधव किशन के पास आए।
शंकर ने सिर झुका लिया। भाई, हमें माफ कर दो। लालच में हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। किशन मुस्कुराया। भैया, आप लोग मेरे बड़े हैं, मैं आपको कैसे माफ ना करूं। गौरी बोली। असली जीत बदले में नहीं बल्कि न्याय में होती है। किशन और गौरी ने साबित कर दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही अन्याय को खत्म किया जा सकता है।